हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये हमारा अध्याय नंबर 1 है, प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आपकी बुक है आपको स्कूलों से मिल गई होगी। क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 हमारा अतीत इतिहास का हम सॉल्व कर रहे हैं, अध्याय नंबर 1, और इसका नाम है प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है, देखो आप यहाँ पे दिया है इस तरह से, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर हमारा पहले नंबर का ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलो, तो पहले नंबर के प्रश्न के बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 2 आ जाता है। कुछ इस तरह से हमें प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर इसमें हमारा जो ऑप्शन है सी नंबर का जेम्स मिल, ये आएगा। अब सेकंड नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3। इसे आप देखो, कुछ इस तरह से हमें प्रश्न दिया है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चात्यीकरण, सामाजिकरण, औपनिवेशीकरण और स्वदेशीकरण। सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। ए ऑप्शन पुस्तकालय, बी ऑप्शन अभिलेखागार, सी ऑप्शन प्रयोगशाला, डी ऑप्शन संग्रहालय। इसमें सही उत्तर होगा हमारा बी नंबर का ऑप्शन अभिलेखागार। अब हम देखते हैं पांचवें नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न हमें दिया है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। सही उत्तर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 8 वर्ष। ये अब हम देखते हैं आपके रिक्त स्थान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया। उत्तर हमारा क्या है इसमें, जेम्स रेनेल। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। इसमें आंसर आपका क्या आएगा, स्कॉटलैंड। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1837 में शुरू हुआ। इसके बाद है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर हम करेंगे 3। फिर है लॉर्ड बैरन हेस्टिंग सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो आपके जो रिक्त स्थान है सही विकल्प हैं, इनके उत्तर हम देख चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करना। अब हम देखते हैं आपके 7वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है क्योंकि इस समय विज्ञान, राजनीति, युद्ध और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ से आप देख सकते हो 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है क्योंकि इस समय विज्ञान, राजनीति, युद्ध और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। 8वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, सुलेख नवीस किसे कहा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 8वां हमारा है, सुलेख नवीस किसे कहा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा, ये खुश नवीस मैंने लिख दिया, सुलेख नवीस आप लिखना। ठीक है, ये सुलेख नवीस, देखो खुश नवीसी या सुलेख नवीस बे लोग होते हैं, सही लिखा है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि सुलेख नवीस को खुश नवीसी भी कहा जाता है। तो खुश नवीसी या सुलेख नवीस वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अब हमारा ये प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद में हमें दिया है 9वें नंबर का प्रश्न, इसे आप देख सकते हो, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो 9वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखोगे, अभिलेखागार में आप ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराने पत्र, सरकारी रिकॉर्ड, नक्शे, फोटोग्राफ, पांडुलिपियाँ और महत्वपूर्ण घटनाओं के आधिकारिक दस्तावेज देख सकते हैं। तो यह है आपके 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे आपके 10वें नंबर के प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, आप यहाँ से देखिए, इतिहास को तारीखों से जोड़ के क्यों देखा जाता था। इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता था क्योंकि पहले युद्ध
राजा महाराजाओं और महत्वपूर्ण घटना को ही इतिहास माना जाता था। तिथियों से इन घटनाओं का स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जा सकता था, जैसे राजा का ताजपोशी, विवाह, युद्ध और मृत्यु। तो ये हमारा जो प्रश्न है, यहाँ से आप आंसर को कंप्लीट करोगे। इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता था क्योंकि पहले युद्ध, राजा महाराजाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास माना जाता था। तिथियों से इन घटनाओं का स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जा सकता था, जैसे राजा का ताजपोशी, विवाह, युद्ध, मृत्यु आदि। ठीक है। अब हमारे पास 11वें नंबर का प्रश्न है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो ये हमारे 11वें नंबर का प्रश्न है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। उत्तर में हम करेंगे, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे। ये अखबार गलती से लिखा है बच्चों, ये अखबार आप करेंगे, अखबार, आ ख वा रे, अखबार। ठीक है। अखबार छपने लगे। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी। जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। अब हम आपके 11वें नंबर के प्रश्न के बाद जो आपका अगला प्रश्न है इसे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है। इस प्रश्न को आप यहाँ से समझिए, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव, मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद तथा रीति रिवाज व तौर तरीकों आदि में बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। अब हम इस उत्तर के बाद में जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, इसे देखेंगे। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या क्या लाभ हुए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या क्या लाभ हुए। उत्तर हम यहाँ से देखिए, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को निम्नलिखित लाभ हुए। पहला, व्यापार में वृद्धि, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। दूसरा, समय की बचत, यात्रा का समय कम हुआ। तीसरा, सामाजिक संपर्क, विभिन्न क्षेत्रों के लोग जुड़ सके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसे हम समझते हैं, देखते हैं। जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। अभी भी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले ही जनगणना के लिए गांव-गांव में जनगणना हुई थी, और जो गांव में पंचायत या स्कूलों से आपसे जानकारी भी मांगी गई होगी। तो जनगणना द्वारा किस किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती है, वही हमें यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, जनगणना के माध्यम से निम्नलिखित जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हमने कि जनसंख्या, कुल जनसंख्या, लिंग, उम्र और अन्य जनसांख्यिकी आंकड़े, जैसे कि टोटल जनसंख्या कितनी है, इसमें महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये सारी क्या जानकारी जनगणना के द्वारा निकाली जाती है। साक्षरता, साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या, इसमें यह भी देखा जाता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। आवास, यह भी देखा जाता है कि कितने लोगों का कच्चा घर है, कितने लोग पक्के घर में रह रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है। शिक्षा का स्तर, विद्यालयों की संख्या, विद्यार्थियों की जानकारी। तो मतलब कौन से गांव में कितने विद्यालय हैं और कितने विद्यार्थी हैं, ये सारी जानकारी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब लोगों की आय कितनी है, कितने गरीबी रेखा में आते हैं, कितने मध्यम वर्ग में आते हैं और कौन टॉप क्लास में है, ये सारी जानकारी निकाली जाती है। अब हमारे पास 15वें नंबर का प्रश्न। तो इस प्रश्न में क्या दिया है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेखित किया गया। उत्तर करेंगे, जेम्स मिल ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 16वें नंबर का प्रश्न, औपनिवेशीकरण, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा, औपनिवेशिक प्रशासन के तहत सर्वेक्षण करने का प्राथमिक उद्देश्य भूमि राजस्व का आकलन करना था। सर्वेक्षण से अधिकारियों को भूमि क्षेत्र और खेती के लिए इसकी क्षमता की पहचान करने में मदद मिली। सर्वेक्षण के आधार पर अधिकारियों ने भूमि राजस्व तय किया, जिससे किसानों द्वारा भुगतान किया जाना था। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद वाले चैप्टर आप स्क्रीन पे दी गई वीडियो पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।